का अपना अगला, इकोनॉमिक्स का अपना पार्ट है अलग। आपको एक स्कीम समझा दे रहा हूँ ये क्या है ताकि आपको पता रहे। आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटा 40 मार्क कंस्टिट्यूट करता है। 40 नंबर का पेपर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिस्से से आता है, ठीक है। ये प्योर थ्योरी है, ये हिस्सा प्योर थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। हाउएवर आपको यहाँ पर ईयर्स एंड फिगर्स रिमेंबर करने पड़ेंगे। साल और कुछ जगहों पर फिगर्स होंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते, कोई वैल्यू बेस नहीं है, कोई दुनियादारी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम क्लास 12th में पढ़ते हैं बेटा, अगर उसको मैं यूनिट वाइज आपको बताऊं तो ये 3 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जहां पर यूनिट 1 आपको ये बताता है कि 1947 से लेकर 1991 तक हमारी क्या पोजीशन थी, इकोनॉमिक पोजीशन क्या थी। फिर उसके बाद जो अगला हिस्सा इसका आता है यूनिट 2, वो ये बताता है अभी हमारे देश में करंट प्रॉब्लम्स क्या है। और फिर जो तीसरा यूनिट होता है वो बहुत छोटा यूनिट है, एक दिन का यूनिट है, तो मेन आपको फोकस सिर्फ 1 और 2 पे ही करना होता है। ये होता है डेवलपमेंट कंपैरिजन, ये होता है डेवलपमेंट कंपैरिजन। किसके बीच का डेवलपमेंट कंपैरिजन, इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का। तो ये तीसरा यूनिट 6 नंबर का एग्जाम में आता है, और ये तो ऐसा है कि एक दिन का है तो कभी भी करेंगे इसको। ये इकोनॉमिक पोजीशन जो है यूनिट 1, इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। जो यूनिट 2 करंट प्रॉब्लम्स है इसमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल मैं आपको बताऊं, आपको 11 चैप्टर कुल पढ़ने हैं, 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आज है जैसे 24 मई, मैं आपको 5 जून तक इसका यूनिट 1 करवा डालूंगा। आपको मैं 5 जून तक इसका यूनिट 1 करवा डालूंगा, ठीक है। अनुष्का, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पार्ट बी पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3 यूनिट है, पढ़ने का पैटर्न सीख लो यार। ये है, ये आपको क्या सिखाता है मैं बताऊं तो ये बताता है आपको कि हमारा देश तरक्की कैसे किया है आज तक, ठीक है। आप बताओ मेरी कही एक एक बात अभी तक आपको समझ आई कि नहीं आई, मेरी कही आपको एक एक बात अभी तक समझ आई कि नहीं। 3 यूनिट में यार डिवाइडेड है ये, ठीक है। टोटल 11 चैप्टर पढ़ेंगे, पहले यूनिट में 5 चैप्टर, दूसरे यूनिट में 6 चैप्टर, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बिना लेट करे। अब अपन आपको नोट्स इसका मैं अभी तुरंत भेज दूंगा, तो आपको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, और मैं नोट्स के हिसाब से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। प्योर थ्योरी है मैंने बोला है, सिर्फ फिगर्स आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ध्यान से सुनो, अच्छे समझो। आज हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव वर्ड का मतलब होता है इवेंट। हम लोग किस साल में आजाद हुए थे बताओ, हम लोग एक्चुअल में किस साल आजाद हुए थे, हम इंडिपेंडेंट किस साल में हुए बोलो। हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए। और बेटा ये मान के चलो, आपको जो पढ़ा रहा हूँ बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, तो अब जो एग्जाम होगा उसमें पेपर अच्छा खासा टफ आएगा। जो क्लास अटेंड किया है वो तो बहुत अच्छे से बना देगा, जो नहीं किया भारी तकलीफ में जाने वाला है। 1947 में हम लोग आजाद हुए, तो ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि जब भाई हम आजाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, तो उस टाइम हमारे देश की क्या पोजीशन थी, कंट्री की क्या पोजीशन थी।
इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है हमारे देश की क्या पोजीशन थी 1947 में। कोई नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जनरल फीचर्स पढ़ते हैं कि जब हम आजाद हुए तो हमारी इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। तो सबसे पहली पोजीशन, हम लोग आजादी के समय स्टैग्नेंट इकोनॉमी थे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती है, मतलब कोई भी कमाई नहीं होती है, जितना कमा रहे उसमें अटक गए, उसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। 1 मार्क में से आपको क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन आता है कि आप बताओ क्या थी हमारी पर कैपिटल इनकम, पर पर्सन की इनकम क्या थी। तो 1860 से लेकर 1945 तक, ठीक है, पर पर्सन की इनकम 0.5% थी, ठीक है, और 1925 से लेकर 1950 तक ये 0.1% थी, मतलब बहुत स्लो ग्रोथ थी, ठीक है। 1860 से 1945 0.5%, फिगर याद रखना। 1925 से 1950 0.1% थी, ठीक है। ये बताता है कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही थी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम था। कारण हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, पार्ट बी इकोनॉमिक्स का। आपको पहले बताओ स्टैग्नेंट इकोनॉमी का फीचर समझ आया कि नहीं। हमारे यहाँ इनकम ना के बराबर थी, फिगर ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि हम लोग भारी पॉवर्टी में रह रहे थे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा बहुत कम था, खराब था। दूसरी बात, हमको बोला जाता था कि हम लोग एक बैकवर्ड इकोनॉमी थे। जब दुनिया से हमारा कंपैरिजन होता था तो ये माना जाता था कि हम लोग एक बैकवर्ड इकोनॉमी थे इंडिपेंडेंस के समय, क्योंकि हमारे यहाँ पर पर्सन की इनकम, हर इंसान की इनकम जो है वो 230 रुपए हुआ करती थी एक महीने में। 230 रुपए हम लोग कमाते थे, जो बताता है कि हमारी हालत बहुत खराब थी। मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीब थी, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को खाना नहीं था, और अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेंट थी, मतलब बहुत ज्यादा थी, एक्सट्रीम थी, बेरोजगारी बहुत थी। तो पहले तो हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी थे, हमारे एकदम ग्रोथ नहीं थी, पहले 0.5% थी, बढ़ के ज्यादा से ज्यादा 0.1 तक गई। 10 होता है इसका मतलब, है ना। दूसरा, हम बैकवर्ड इकोनॉमी थे, पर पर्सन की इनकम 230 रुपए थी, जो बहुत कम थी, जो बताता है हम कितने गरीब थे। कितना क्लियर है, बात समझ आई कि नहीं आई। आई। तीसरी बात, एग्रीकल्चर में हम भारी तरीके से पिछड़े हुए थे, एग्रीकल्चरली बैकवर्ड थे। अब ये बात कैसे पता लगती है कि हम एग्रीकल्चरली बैकवर्ड थे। तो यार हमारी 72% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी, मतलब उस टाइम 72% आबादी एग्रीकल्चर में थी, लेकिन इससे देश के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन केवल 50% था। देश के प्रोडक्शन में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन 50%। तो ये बताता है कि यार इतनी बड़ी आबादी, 72% की आबादी जब एग्रीकल्चर में एंगेज है तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 100% आना चाहिए, पर ये कंट्रीब्यूशन 50% था। ये बताता है कि एग्रीकल्चर हमारा बहुत पिछड़ा हुआ था, जितना प्रोडक्शन हम कर पाते थे उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे थे। आप बताओ ये पॉइंट आपको समझ आया कि नहीं। भैया ये फिगर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आपको ये पॉइंट समझ आया कि नहीं। जब आबादी ज्यादा थी तो यार एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होनी चाहिए ना, पर उतना कंट्रीब्यूशन आया नहीं। देन हम लोग इंडस्ट्रियली बैकवर्ड थे, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं थी। पहली बात तो हमारे यहाँ बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब होता है जो कैपिटल गुड्स बनाती है। अब आप पूछोगे कैपिटल गुड्स क्या, तो इसका मतलब होता है मशीन्स। बड़ी बड़ी मशीन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज हमारे यहाँ नहीं थी, ठीक है। हमारे यहाँ मशीन इंडिया में बनती नहीं थी, सब इंग्लैंड से आती थी। हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज थी नहीं, ठीक है। और इंडिया में अगर हमें बड़ी फैक्ट्री डालनी होती थी तो उसकी मशीन्स, मतलब कैपिटल गुड्स जो होते थे, वो ब्रिटेन से मंगवाना पड़ता था, ब्रिटेन से इंपोर्ट करना पड़ता था। अंग्रेज भारत में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज उसको बढ़ने ही नहीं देते थे। जैसे आज तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे यहाँ, उस टाइम वो हमारे यहाँ ना बढ़ने ही नहीं देते थे, बोलते थे तुम लोग कैसे ग्रो करोगे। छोटे बिजनेसेस को भी नहीं बढ़ने देते थे। और किसी बिजनेसमैन को इंडिया में बड़ी फैक्ट्री डालनी है तो फैक्ट्री के लिए मशीनें जो होती थी वो ब्रिटेन से इंपोर्ट करनी पड़ती थी।
आप बताओ, आपको ये फीचर समझ आया कि नहीं? चारों फीचर समझ आए कि नहीं? हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, दूसरा बैकवर्ड थी, एग्रीकल्चरली भी हम बहुत बैकवर्ड थे और इंडस्ट्रीज भी हमारी पिछड़ी हुई थी। देन नेक्स्ट थिंग, हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा थी। देयर वॉज रैम्पेंट पॉवर्टी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको 2 वक्त का खाना भी हमारे देश में नहीं मिल पाता था। आज भी पोजीशन सुधरी नहीं है तो वैसे ही क्या करो, ठीक है। रैम्पर्ट मतलब होता है बहुत ज्यादा। डर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, मतलब अगर आप कम्युनिकेशन बोल लो, पावर बोल लो, रोड्स बोल लो, ये ना के बराबर था। अभी तो हम लोग अभी 2 साल पहले 100% बिजली अचीव कर पाए बिना पावर कट के। हमारे यहाँ बिजली, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इसकी व्यवस्था बहुत खराब थी, ठीक है। जैसे आपको फिगर ध्यान रखना होगा, 1948 में हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी 2100 मेगावाट थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। रोड सिर्फ 135,000 किलोमीटर तक ही बिछी थी, आज कई लाखों किलोमीटर में बिछ चुकी है। ये फिगर आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपको समझ आया कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर? ये बता दो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं है? और आखिरी, हम लोग इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। मैक्सिमम चीजें जो थी ब्रिटिशर अपने देश में बनाते थे, लाके भारत में बेच देते थे। हम आत्मनिर्भर नहीं थे, बहुत सारी चीजों के लिए हमें ब्रिटेन पे डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि वो तो हमें बर्बाद कर दिए गए थे। हाँ, पूरे फिगर्स पूछता है 1 मार्क में, पढ़ना हर जगह नहीं है, बहुत कम जगहों पर है, लेकिन जहां पर है वो पढ़ना पड़ेगा बेटा। इस चैप्टर में ट्रिक ये है, वरना ये तो आप एकदम हेडिंग कर दिए याद ना, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट है, हमारे यहाँ की मैक्सिमम चीजें ब्रिटेन से आती है। अब आपने एक बार ये फीचर्स पढ़ के देख लो, आपको समझ आए कि नहीं। आप बोलोगे यस सर आ गए, तो मैं आपको आगे बढ़ के बताऊंगा। आप यस सर बोल दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये शीट अभी क्लास खत्म होते ही भेज दे रहा हूँ, क्लास खत्म होते ही ये शीट भेज दूंगा। बाकी लोग ये नीचे देख लो, हमारे फीचर्स ऐसे थे देश के। बहुत इजी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक एक बार में पढ़ना, जबरदस्त तरीके से एक्सपर्ट हो जाना इसमें, और नंबर अच्छे चाहिए इकोनॉमिक्स में अपने। रैम्पेंट मतलब बढ़ता हुआ, जो रुकता नहीं है ना, एक्सट्रीम जो होता है उसको रैम्पेंट बोलते हैं। रैम्पेंट मतलब जो बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो बहुत ज्यादा गरीबी थी। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ, अभी तक समझ आया कि नहीं है? हाँ या ना? सब लोग हैंड रेस करो, जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं, क्लियर है? ओके। अब आगे चैप्टर में क्या करना है, जैसे आपने मोटा मोटा देख लिया कि क्या पोजीशन थी हमारी इकोनॉमी का। अब इस चैप्टर में हमको करना यह है कि हमारे इकोनॉमी में इंडिपेंडेंस के समय, मतलब आजादी के समय, अलग अलग एरियाज की क्या पोजीशन थी पढ़ना है। जैसे हमें इसमें पढ़ना है हमारे देश के एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी, हमें पढ़ना है हमारे देश की इंडस्ट्री की क्या पोजीशन थी, हमें पढ़ना है हमारे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी, हमें पढ़ना है हमारे देश की डेमोग्राफी कैसी थी, मतलब पॉपुलेशन कैसी थी, और फिर हमें पढ़ना है हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। अब हम एक एक एरिया वाइज पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में जब हम आजाद हुए तो क्या पोजीशन थी, इंडस्ट्री में कैसे थे, फॉरेन ट्रेड में कैसे थे, डेमोग्राफी कैसी थी, पॉपुलेशन कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा था, और हम ऑक्यूपेशन क्या करते थे, हम मेन काम क्या करते थे। अभी आप मान के चलो, आप आजादी पे हो, अभी देश आजाद हुआ है, आजादी के समय हमारी क्या हालत थी, अलग अलग एरिया में अपने को पढ़ना है। ये पोजीशन ना बेटा 1947 के टाइम थी, जब ब्रिटिशर देश छोड़ के गए तो हमारी ये हालत करके गए थे। ऐसा थोड़ी ना निकल गए थे तो एकदम कनेक्शन कट हो गया था। यहाँ पे हम वो पोजीशन पढ़ रहे जो आजादी के समय हमारी थी, ये हमारी पोजीशंस थी। तो अब इन एरियाज पे हम पढ़ेंगे हमारी क्या क्या पोजीशन हुआ करती थी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं और एक एक पोजीशन आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, आराम से करेंगे, कोई हमारे जीवन में हड़बड़ी नहीं है हमको, ठीक। सबसे पहली पोजीशन पे अपन आते हैं, अपन बात करते हैं हमारे देश का एग्रीकल्चरल कैसा था।
आजादी के समय, इंडिपेंडेंस के टाइम, ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब क्या, इंडिपेंडेंस के समय हमारे एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन थी। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे समझना पोजीशन को। पोजीशन नंबर 1, हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही लेवल बहुत कम था। अब यहां से आप मुझे बोलोगे प्रोडक्शन मतलब क्या, तो प्रोडक्शन मतलब होता है लो आउटपुट, कम प्रोडक्शन होना, ठीक है। इन इकोनॉमी, जितना एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हो सकता था इकोनॉमी में, उतना नहीं होता था। और प्रोडक्टिविटी जब यूज करते हो, जब आप वर्ड, ध्यान से मेरी बात को सुनो, प्रोडक्टिविटी मतलब होता है लो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। ये सब चीजों को बहुत अच्छे से सीख लो। पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, 1 एकड़ जमीन या 1 हेक्टेयर जमीन पर जितना प्रोडक्शन कायदे से होना चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर का उतना प्रोडक्शन होता नहीं था। ये शो करता है कि हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी। और लो प्रोडक्शन मतलब टोटल एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही देश में बहुत कम था। अब आप बताओ, आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में अंतर समझ आ रहा है कि नहीं। लो प्रोडक्शन मतलब कि हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम था, और लो प्रोडक्टिविटी मतलब 1 हेक्टेयर जमीन पर जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं होता था। आपको बात समझ आई कि नहीं आई, बताओ। इंडिया में, ध्यान से सुनना, इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए 90%, लेकिन वो हो रहा है 70%। ये बताता है लो प्रोडक्शन, जितना एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हो सकता है उतना नहीं हो रहा है। एक किसान का खेत है 1 हेक्टेयर का, उसमें कम से कम 600 किलो अनाज होना चाहिए, पर अनाज 200 किलो हो रहा है। ये बताता है लो प्रोडक्टिविटी। जब आप जमीन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हो तो इसे लो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और ओवरऑल पूरे देश में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम है उसे लो प्रोडक्शन बोलते हैं। अब आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी समझ आया कि नहीं, ये बता दो आप। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अब समझो, पूरे पॉइंट को पढ़ो, आपको ना अच्छे से पता होना चाहिए। Production refers to total output, while productivity refers to output per hectare of land. Both production as well as productivity were found to be extremely low on eve of independence. Production भी कम था, productivity भी कम थी। कितना? The productivity of wheat was 4.9 times lower in 1947 as compared to 2016-17। ये फिगर सबसे रिसेंट है तो इसी को पढ़ेंगे। आज जितना हो रहा है उसे 5 गुना कम होता था 1947 में वीट का प्रोडक्शन, और राइस का प्रोडक्शन 3.8 टाइम कम होता था 2016-17 के कंपैरिजन में। आप पहले बताओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? ये समझ आया कि नहीं आया फिगर, हाँ या ना? जो पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे वीट की प्रोडक्टिविटी थी, आज 5 गुना ज्यादा है 1947 के मुकाबले। राइस की प्रोडक्टिविटी जो थी वो 4 गुना ज्यादा है, 3.8 गुना ज्यादा है। ठीक है, 3.8 मतलब 4 गुना ज्यादा। इतना टाइम सब आज की डेट में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले इतना नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हमारी तरक्की को दिखाता है कि नहीं दिखाता। आज हम अच्छी पोजीशन पे हैं, उस टाइम हमारी पोजीशन खराब थी। आज जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उससे 4.9 टाइम्स लोअर प्रोड्यूस करते थे, कम प्रोड्यूस करते थे 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे। बात क्लियर है, हाँ या ना बोलो, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? प्रोडक्टिविटी मतलब समझ गए, 1 हेक्टेयर जमीन पे जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना ना होना लो प्रोडक्टिविटी को दिखाता है। आज 2016-17 के फिगर के हिसाब से आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। 1947 में व्हीट का प्रोडक्शन भी बहुत कम था, राइस का भी बहुत कम था। कितना कितना 4.9 और 3.8, फिगर याद रखना। देन हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी उस टाइम, आजादी के समय। इसको हम डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल भी बोल सकते हैं। आज भी सिचुएशन कुछ खास बदली नहीं है, और उस टाइम और हालत खराब थी।
आज क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी सब कुछ है। उस टाइम जो फार्मर्स थे वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते थे। अच्छी बारिश का मतलब होगा कि अच्छा आउटपुट आएगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, और कम बारिश का होने का मतलब फसलें बर्बाद हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे एग्रीकल्चर की दूसरी पोजीशन थी कि हम रेनफॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। अच्छी बारिश मतलब अच्छी फसलें, खराब बारिश मतलब फसलें खराब। कितना क्लियर है ये बताओ, बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक, अनसर्टेनिटी का पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये एग्रीकल्चर में हमारी दूसरी पोजीशन। अभी शीट भेजूंगा, एकदम अच्छे से कर देना बेटा। जैसे साहिल तू किसान है ना, आज तो तेरे पास इरिगेशन फैसिलिटी है, 24 घंटे पानी आ सकता है। उस टाइम ये सब था नहीं, तो तू अपनी फसलों के लिए बारिश पे डिपेंड होता था। अच्छी बारिश होती थी तो फसलें अच्छी होती थी, खराब बारिश में डूब जाते थे तुम। तो ये अनसर्टेनिटी दिखाता है कि एग्रीकल्चर में ज्यादा स्कोप था नहीं, सब बारिश पे डिपेंडेंट होता था। देन हमारे यहाँ सब्सिस्टेंस फार्मिंग का कल्चर था, मतलब फार्मर सिर्फ उतना ही बनाता था जो उसकी लिविंग के लिए जरूरी हो। वो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मिंग नहीं करता था। मैं भी उस टाइम अगर एक किसान हूं तो मैं उतना ही बनाता था जिससे मेरे घर की बेसिक नीड पूरी हो जाए, और मैं मार्केट में अपने फार्म प्रोडक्ट को या अपने क्रॉप्स को बेचने के बारे में नहीं सोचता था। मैक्सिमम फार्मर देश के ऐसे ही थे जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ फार्मिंग जहां पे आदमी सिर्फ अपने घर के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए कमाता है, और उसको मार्केट में सामान बेचना नहीं होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम लोग भोले भाले लोग थे, राजा हम पर राज करते थे, राजा कमाई करते थे। हम लोग क्या बोलते थे, हमारा घर चल जाए, सादा जीवन जीते थे, उतना ही अपने खेतों में बनाते थे जितना हमारे घर के काम आता था। उस टाइम तो उतना पैसा ऐसा था नहीं, बार्टर सिस्टम सिस्टम चलता था, है ना, तो उतना ज्यादा लोगों को तकलीफ नहीं होती थी, अनाज से ही खुश होते थे। तो हमारा मैक्सिमम जो फार्मर थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, उतना ही बनाते थे जितना घर की जरूरत है, उतना ही प्रोड्यूस करते थे। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ, सभी को क्लियर है? तीन फीचर क्लियर है, एक तो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल कम था, हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, हमारी फार्मिंग मार्केट के हिसाब से नहीं होती थी, हमारी फार्मिंग किस हिसाब से होती थी, सबसिस्टेंस के हिसाब से कि घर चल जाए बस। Then there was a gulf between owner and tiller of soil. This point is very important, I must say, और इसको आप बहुत अच्छे से समझ के करना। आपको गल्फ सिखा दे रहा हूं मैं क्या होता है, ठीक, एकदम अच्छे से इस पॉइंट पे खास फोकस रखो। पॉइंट पढ़ दो क्या लिखा है, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टीलर ऑफ सॉइल। टीलर मतलब खेती करने वाला। सिचुएशन दे रहा हूं, समझना मेरी बात को। क्या था पहले ना, जब एक खेत होता था, फार्म होता था, तो ये खेत मान लो विजय का है, तो बताओ इस खेत का ओनर कौन है, इस खेत का ओनर कौन है? सीधी सी बात है। और इस खेत में खेती कौन करता है, इस खेत में खेती कौन करता है, टीजिंग कौन करता है खेत की, विजय करता है। मतलब विजय ही माझी के ओनर है और विजय ही टीजर है, ठीक। तो अगर 100 रुपए खेत से कमाई होती थी तो ये पूरी 100 रुपए किसके जेब में जाती थी, विजय के जेब में जाती थी। आपको ये कहानी समझ आई कि नहीं, मैंने जो बोला, खेत विजय का, विजय ही ओनर, विजय ही टीलर, 100 रुपए कमाता था तो सारा 100 रुपए विजय के पास। अब क्या हुआ, जब देश में अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर आ गए, तो ये जो खेत है जिसका मालिक विजय है, उससे ये खेत हड़प दिया गया, ठीक। जो मान जाते थे मान जाते थे, नहीं तो गोली मार दी जाती थी। ये फार्म विजय से हड़प दिया गया और ये फार्म दे दिया गया जमशेद सर को। किसने प्रोवाइड करवाया, ब्रिटिशर ने। अरे तू क्या रखेगा विजय, अब से खेत जमशेद सर का, हमने बोल दिया, अगर तू नहीं मानेगा तुझे गोली मार दी जाएगी। अब बताओ ओनर कौन है खेत का, अब कौन है ओनर खेत का, इस फील्ड का ओनर कौन है, मैं हूं।
खेती मैं करवाऊंगा विजय से। विजय कौन हो गया? टीजर हो गया। खेत विजय का ही था, धमका वमका के मेरे कब्जे में आ गया, मैं मालिक हूं। विजय को उसी के खेत में खेती करा के अपन लेबर या टीजर बना दिए। अब जब कमाई होगी 100 रुपए की, पहले तो कितना खुशहाल था विजय, वही ओनर था, वही टीजर था, पूरा 100 रुपए उसके जेब में जाता था। अब जब 100 रुपए की कमाई होगी तो जमशेद सर 100 रुपए में से रख देंगे 60 रुपए, क्योंकि जमशेद सर को फुल ब्रिटिशर का सपोर्ट है, तो ब्रिटिशर्स को दे देंगे 35 रुपए। अब बचा कितना? 5 रुपए। जा विजय तू रख दे भाई 5 रुपए। सारी मेहनत विजय की, होने वाली कमाई का पूरा हिस्सा ये जमशेद सर रख देते थे, एक हिस्सा ब्रिटिशर को दे देते थे लगान के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में, और जो असली मालिक था विजय उसको टीजर बना के छोड़ दिए, उसको उसकी मेहनत का केवल 5 रुपए मिलता था। तो यहां पर ये जो जमशेद सर है ये जमींदार थे, इनको फुल सपोर्ट था किसका? अंग्रेजों का। सपोर्ट क्यों? क्योंकि इनको ये जमींदार लगान या टैक्स देते थे, और ये जो बेचारा फार्मर था विजय, इसको लेबर बना के छोड़ दिया गया, टीजर बना के छोड़ दिया गया। तो ये दिखाता है गल्फ बिटवीन ओनर एंड टीजर। पहले ओनर और टीजर, अब ये होता था, ये सच है बेटा, किसानों के साथ यही होता था। लगान पिक्चर बनी है पूरी इस पे। वो राजा क्या है, खेतों पे कब्जा करवा दिए थे, गरीब किसान लोग टीजर बन के रह गए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं आता था। तो यार ये सिचुएशन थी। ब्रिटिश राज में ना एक गैप था ओनर और टीजर के बीच में। मुगलों के टाइम ये नहीं था, किसान जो थे वही ओनर होते थे, वही टीजर होते थे। ब्रिटिशर ने क्या सिचुएशन बदल दी। अब क्या होता था, उन्होंने जमींदार को जमीन का ओनर बना दिया और फार्मर्स को बोला कि बेटा तुम लोग तो सिर्फ खेती करोगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना क्लियर है आपको ये कंसेप्ट, ये बताओ। अब तो बैन हो गया, फिर भी होता है, बैन हो गया है, लेकिन है देश में। अच्छे से सिस्टम समझ आया गया कि नहीं, जमींदारी सिस्टम क्या है। ब्रिटिशरों का बनाया वो सिस्टम ने, वो किसानों की जमीनों पे कब्जा कर देते थे, और ये जमीनें किसको दे देते थे? अपने सपोर्टेड जमींदार को। अब जो भी प्रोडक्शन होता था उसमें से एक कमाई जमींदार रखता था, एक ब्रिटिशर, और थोड़ा बहुत किसान को दे देते थे जिसकी असली में जमीनें होती थी। आप ये बहुत अच्छे से सीख लो और इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पोजीशन बता रहा हूं, सभी डेली क्लास अटेंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। आखिरी में हमारी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती थी। स्मॉल लैंड होल्डिंग होने का मतलब बेसिकली ये है कि जमीन के हमारे टुकड़े छोटे छोटे थे, तो फार्मिंग करने में मुश्किल जाती थी। क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा खेत हो तो इसमें लार्ज स्केल पे फार्मिंग की जा सकती है, पर छोटा खेत हो तो कैसे करोगे। तो हमारे साथ पोजीशन ये थी ब्रिटिश एरा में कि हमारे पास खेत तो थे पर वो छोटे छोटे थे, और ऐसा था कि अगर एक खेत दुर्ग में तो दूसरा रायपुर में, फिर तीसरा बिलासपुर में, छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड खेत थे। तो मैं उसके बाद, अरे बाबा मुगल पहले आए फिर ब्रिटिशर है भाई। छोटे छोटे खेत थे, बहुत दूर दूर पे फेंकाए हुए थे, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे, तो फार्मिंग नहीं कर पाते थे हम लोग, ये हमारे साथ दिक्कत जाती थी। तो ये सारी पोजीशन सब पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में सबसे पहला प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल कम था, हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब उतना ही बनाते थे जो हमारे घर के लिए जरूरी था। ओनर और टीजर को गल्फ कर दिया गया था, मतलब सेपरेट कर दिया गया था, और जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे। आज पहली क्लास है, इतना पढ़ा रहा हूं, एकदम अच्छे से इसको पढ़ना, इतना अच्छे से पढ़ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। कल स्पीड बढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा। ये नोट्स थोड़ी देर में मैं आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है? आप लोग इस नोट्स से पढ़ डालना, ये करो, और इतना पढ़ के रखना, कल इसके आगे पढ़ने वाले हैं अपन। इसका जब एक यूनिट कर देंगे तो फिर बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे अपन। इसका पूरा यूनिट 3-4 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक का भी कर देते हैं अपन। तो लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है सब। हाँ बेटा वो भेज दूंगा, मत चिंता कर, नोट्स भेज दूंगा, ये कर।